चलिए तो जल्दी से बताएं भैया, देख के ध्यान से, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर हम लोग बात करें, पहली बात तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो देखिए गंगा धन उदकम जो है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो ये कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये आपको अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ये जो उदाहरण है ये आपका होगा भैया, ठीक है, गुण स्वर संधि का। किसका? गुण स्वर संधि का ये आपका उदाहरण होगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है वो आपको बताना है। बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए भाई। चलिए तो अगर हम लोग बात करें, देखिए कि जो यहाँ पर पृथक पृथक शब्द आया है ये क्या है, ये आपके भिन्नार्थक शब्द नहीं है। ये भिन्नार्थक शब्द नहीं, ये शब्द जो है पुनरुक्त शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुनरुक्त शब्द हैं, ठीक है। प्रयोग होने जो है ये पुनरुक्त शब्द हैं, आपको याद रखना है। चलिए क्योंकि ये बिल्कुल सेम सेम है भाई, सेम सेम है तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। कौन सा नहीं है तो विषम देख लो। कभी भी आपसे पूछा जाए भाई कि ज़्यादातर इनमें से कौन सा शब्द नहीं है, ठीक, तो विषम उसमें आपको ढूंढना है। तो इसमें क्या है, विषम शब्द देखिए जरा लिखा हुआ है, जरा, इसमें आपका ये आ गया तो जा हो जाएगा, ये आपका जा हो जाएगा। शंकर है, ये आपका शंकर है, तो ये तो अलग अलग है, ठीक, ये सबसे अलग है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करय विदु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए बिना पद के चला जा रहा है, बिना कान के सुना जा रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसा आपके सामने कभी भी हो, क्या हो, ठीक है, कि बिना कारण के वहाँ पर कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है भैया, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए विभावना अलंकार वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। तो ये जो उदाहरण है ये भी आपका विभावना अलंकार का ही उदाहरण है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, अब लो नसानी अब ना नसो हो। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा है बताइए। कौन सा रस है बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए भाई। अब लो नसानी अब ना नसहो में कौन सा रस है? तो शांत रस है, आपको याद रखना है कौन सा रस है यहाँ पर, तो शांत रस। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे भैया। कौन सा रस है? तो शांत रस है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। अच्छा, यहाँ पर रस से संबंधित कुछ प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रस के प्रतिष्ठापक कौन थे। रस के अगर आपसे पूछा जाए कि रस के, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, रस के प्रतिष्ठापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? क्या बताओगे? आचार्य मम्मट, आपको नाम याद रखना है। आचार्य मम्मट जो थे ये कौन थे भैया? ये थे आपके रस के प्रतिष्ठापक थे, बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है रस को जो है साहित्य की आत्मा किसने कहा है, रस को साहित्य की आत्मा कह लो, या रस को जो है, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, रस को साहित्य की आत्मा कह लो या काव्य की आत्मा कह लो, तो ये बात किसने कही है? काव्य की आत्मा जो है किसने कही है? आप लोग क्या बताओगे? आपको याद रखना है एक नाम, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने कही है। पूछा जाए रसों को साहित्य की आत्मा या रसों को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल। आप सभी लोगों को बताना है। आप सभी को पता होगा कि श्रृंगार रस को रस राज तो कहा है, रस राज तो कहा जाता है। मैं आपको अब बता दूं, श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, रस राज भी कहा जाता है, और उसके अलावा रसपति भी कहा जाता है। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है ये किसने कहा है? रस को, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति किसने कहा है? तो नाम आपको याद रखना है, भोजराज ने ऐसा कहा है। भोजराज ने ऐसा कहा है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा पूछा जाए नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि ने ही नाट्यशास्त्र लिखा है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग, अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग क्या हो सकता है। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, या संधि कहलाएगा? बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए भाई जल्दी से। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए भाई, आप सभी लोग।
चलिए, तो अगर आपका उत्तर भाई यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है भाई? दो वर्णों का मेल कहलाता है संधि। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताने की कोशिश कीजिए। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती, बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का। बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। और एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर भी करेंगे। आप सभी लोगों का भाई कर्तव्य बनता है, एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है बहरूपीय के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, आप लोग बताओगे भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है भाई, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कितने प्रतिशत लोग जो हैं भारोपीय भाषा परिवार के हैं, से संबंधित रखते हैं, तो आप लोग बताओगे भाई 73% लोग। कितने प्रतिशत लोग? 73% लोग। आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है भारत में सबसे सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, बताइए। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है या उर्दू है, बताइए भाई। आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोगों भाई क्या हो सकता है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है हिंदी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है भारत में सबसे ज़्यादा खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी आपको उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जो है वो जन्म हुआ है, आप सभी लोगों को बताना है, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से, बताइए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले जो हिंदी का विकास क्रम है क्या है भाई? हिंदी के विकास क्रम की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले भाई संस्कृत आ जाएगी। संस्कृत आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी? संस्कृत आ गई। उसके बाद क्या आ गई? उसके बाद आपको याद रखना है पाली और प्राकृत आ जाएगी। पाली और प्राकृत आ जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। पाली और प्राकृत आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगी? अपभ्रंश आ जाएगी। अपभ्रंश आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगी? अवहट्ट आ जाएगी, और फिर हिंदी आ जाएगी। पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो अपभ्रंश ही आपको उत्तर के रूप में लगाना है, अवहट्ट नहीं भाई। अपभ्रंश आप सभी लोगों को उत्तर के रूप में लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। चलिए, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो अगर आपका उत्तर देखिए यहाँ पर जा रहा है भाई तेलुगु के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो आपको पता है कन्नौजी भी आती है, मैं आपको बता चुका हूँ। अवधी भी आती है और बांगरू भी आती है, लेकिन तेलुगु का नाम आप सभी लोगों ने नहीं सुना होगा, और ना ही मैंने आपको बताया होगा। तो इस तरह से आपका उत्तर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, बताइए। आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में? तो आप सभी लोगों को याद रखना है काव्य भाषा के रूप में। क्या होगा इसका उत्तर? काव्य भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में, बताइए। क्या होगा आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई, आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या कहा गया कि हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, ना कि विभाषा है, ना कि तकनीकी भाषा है। तो आपको याद रखना है हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है, आपको याद रखना है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, है ही नहीं। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए।
चलिए तो जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ढूंढारी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। देखिए मैंने आपको इसी वीडियो में एक बात बताई थी क्या कि ढूंढारी बोली किसको कहा जाता है। तो ठीक है, जब आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ढूंढने से आपको मिलेगा जयपुर। तो जयपुरी असल में जयपुरी बोली को ही क्या कहा जाता है, ढूंढारी बोली कहा जाता है। अब आपको इतना तो पता है कि ये राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में, कहाँ पर ये बोली जाती है, ये बात आपको बताना है। बताइए भैया कहाँ पर ये बोली जाती है, बताएंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोगों का क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा भाई पूर्वी राजस्थान के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहाँ पर बोली जाती है भाई, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, आपको याद रखना है। अच्छा मैंने आपको जितनी भी बोलियाँ बताई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो आपकी मारवाड़ी है ये कहाँ पर बोली जाती है, जो आपकी राजस्थान की एक बोली है मारवाड़ी, राजस्थान की एक बोली है मारवाड़ी, ये कहाँ पर बोली जाती है आप लोग बताओगे। पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुरी जिसको ढूंढारी कहा जाता है, जयपुरी जिसको ढूंढारी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर बोली जाती है, ये कहाँ पर बोली जाती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग भैया क्या बताओगे, पूर्वी राजस्थानी आप लोग बताओगे, पूर्वी राजस्थानी आप लोग यहाँ पर बताओगे। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए भाई, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए देखिए कि मालवी कहाँ पर बोली जाती है, मालवी भी तो राजस्थान की एक बोली है भाई, मालवी कहाँ पर बोली जाती है, तो आप लोग उत्तर के रूप में क्या जवाब दोगे, दक्षिण में बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिण में बोली जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाती कहाँ बोली जाती है, तो ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती कहाँ पर बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला, बताइए। यानी कि किसको हम मराठी को क्या ब्रजबुली कहते हैं, पुरानी बांग्ला को कहते हैं, गुजराती को कहते हैं या पंजाबी को कहते हैं, किसको कहते हैं ब्रजबुली। तो हम लोग किसको कहते हैं भाई, जो पुरानी बांग्ला थी असल में उसको हम लोग क्या कहते थे, ब्रजबुली के नाम से पुकारते थे, ब्रजबुली नाम कहते थे। जिनका भी उत्तर यहाँ पर जो लोग भी हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। ये क्लास भाई आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइए। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आप सभी लोगों को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए जैसे कि आपको बताएं हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं देवनागरी लिपि असल में होती क्या है, ठीक है। होती क्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, राजू पढ़ता है, ठीक है, राजू पढ़ता है, मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मैं इस तरह से लिख दूँ, राजू पढ़ता है, राजू पढ़ता है। अगर मैं यहाँ से इस तरह से लिख दूँ तो आपको जो ये दिख रही है, ये लैंग्वेज, ये लिपि जो दिख रही है लिखने की लिपि ही तो है, एक ये भी लिखने की लिपि है। तो जो ऊपर वाली लिखने की लिपि है ये है देवनागरी लिपि में लिखी हुई, ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी हुई नहीं है। यानी कि जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है ये भी आपका देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो हिंदी के अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। एक मनई के दुई बेटवे, एक मनई के दुई बेटवे, रहिन ओहमा लहुरा अपने बाप से, कहिस दादा धन माँ जवन हमार, बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। ये अवतरण जो है हिंदी की किस बोली में है आपको बताना है भाई, किस बोली में है आप सभी लोग बताएंगे कि भोजपुरी में है, कन्नौजी में है, खड़ी बोली में है या अवधी में है, बताइए। चलिए तो ये जो है आपको याद रखना है अवधी में है। कैसे भैया, अवधी में बात आपको याद रखना है। अवधी जो है ये कहाँ की बोली है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में और कौन कौन सी आती हैं, अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई। देखिए ये जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजपुरी की अगर हम लोग बात करें, किसकी भैया, भोजपुरी की, तो ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है, बात आपको याद रखना है।
है। कन्नौजी जो है ये आपकी कहाँ पर आती है भाई? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी आती है, कौरवी आती है, कौरवी को ही हम लोग खड़ी बोली कहते हैं। हरियाणवी भी आती है और हरियाणवी को ही हम लोग बांगरू भी कहते हैं। ब्रज भाषा ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली भी आती है और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्नौजी ये भी आती है। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद राजस्थानी की भी बात कर लेते हैं कि मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी, मेवाती, मालवी। जिस तरह से मुझे ये रिवीजन है याद है उसी तरह से आप लोगों को भी याद होना चाहिए। अच्छा मैं जो बोल रहा था भाई ये राजस्थानी उपभाषा की है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की हैं। तो यहाँ पर मैं आपको भाई बता देना चाहता हूँ क्या कि भैया जो है ठीक है आपको याद रखना है 5 तरह की उपभाषाएं होती हैं और उसमें 17 बोलियां होती हैं। 5 तरह की उपभाषाएं कौन कौन सी हो गई? राजस्थानी हो गई एक उपभाषा, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, बिहारी हो गई, पहाड़ी हो गई। ये तो 5 तरह की उपभाषाएं हो गई। इनके अंतर्गत जो मैंने आपको बोलियां बताई वो उनकी संख्या 17 है। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली जो है आपको याद रखना है ये एक संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए भाई। चलिए तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में लिपि जो है इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत में जो लिपियां हैं इनको कितनी वर्गों में बांटा गया है भाई? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी लिपियां होती हैं बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक होती है आपकी सिंधु लिपि, एक होती है आपकी सिंधु लिपि होती है, ठीक है। दूसरी होती है खरोष्ठी लिपि और तीसरी होती है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सही तरीके से समझा दूं कि ब्राह्मी लिपि जो है ये 2 शैलियों में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में लिखी जाती है, एक तो आपकी दक्षिणी शैली में, एक तो आपकी दक्षिणी शैली में और एक आपकी उत्तरी शैली में लिखी जाती है, ठीक है। जो मैं आपको बता दूं तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये जो है दक्षिणी शैली में लिखी जाती हैं जो आपके ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती हैं, और उत्तरी शैली में लिखी जाती है देवनागरी, ठीक है। देवनागरी का एक तरह से पूछा जाए जन्म कहाँ से हुआ है तो उत्तरी शैली से हुआ है। बात आपको याद रखना है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और अगर आपसे यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। बात आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अभी मैंने आपको देवनागरी लिपि बताई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग किसने किया तो आपको याद रखना है गुजरात में एक शासक थे, गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था जयभट्ट। जिनका नाम क्या था भाई? जयभट्ट था। इन्होंने जब अपने शिलालेख लिखवाए ना तो उसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करवाया, उसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करवाया। आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? बताइए। कई बार मैं आपको बता चुका हूं तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताओगे भाई, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। 2 प्रश्न अभी और हैं आपके बस बचे हुए, उसके बाद आपको इसका बताना है। क्या बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका उत्तर आपको बताना है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई? बताइए। तो जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप की अगर हम लोग बात करें, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये क्या है? ये खड़ी बोली है, आपको याद रखना है। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है क्या है भाई? ये खड़ी बोली है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, क्या ये पूर्वी हिंदी है, क्या ये पश्चिमी हिंदी है, क्या ये पहाड़ी हिंदी है, क्या ये राजस्थानी हिंदी है? तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए।
छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ी बोली जो है तो मैं आपको बता चुका हूँ ABC, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, B से हो जाएगा बघेली, A से हो जाएगा अवधी। तो ये तीनों बोलियां जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, छत्तीसगढ़ मैंने बोला था छत्तीसगढ़ी, तो ये भी बोली किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो यह